जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जनरल स्टडीज का पार्ट 20 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 2023 में 23 और 24 मार्च को पेपर्स हुए थे 6 शिफ्ट में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के। तो इसमें हमने जो है जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट सेक्शंस, एक जनरल स्टडीज है, एक आपका जनरल अवेयरनेस है। तो ये जनरल स्टडीज के हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत आसान वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स भी हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक है जी। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com के बारे में। ncrtquiz.com एक प्लेटफॉर्म हमारी तरफ से बनाया गया है जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं एनसीईआरटीज के। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत सारे बच्चे इसको अप्रिशिएट करते हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि एनसीईआरटीज पढ़ ली, अब इसको कंसोलिडेट कैसे करें, इवेल्युएट कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, कैसे समझेंगे हमें अच्छे से समझ आ गया या नहीं। और जो हर टॉपर किसी भी वीडियो में आप देख लेंगे वो कहते हैं एनसीईआरटीज बेस हैं जी। तो वो बेस स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, हियर इज द सॉल्यूशन। ठीक है जी। सो ncrtquiz.com। इसके अलावा आपका जो है IBACIO का बैच है, CDS और CAPF का बैच है teamnishtha.com पे। दो प्लेटफॉर्म हम रन कर रहे हैं, टीम निष्ठा और एनसीईआरटी क्विज। ठीक है जी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल। शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, पहला सवाल है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है कितने मेंबर्स थे। अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। जनरली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये हमें पता है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया। सो इट इज द 7 मेंबर्स। ठीक है, इसमें 7 मेंबर्स थे। So drafting committee के formed on 29th August 1947 consisted of 7 members. Dr. B.R. Ambedkar is the chairperson. We know Ladi Krishnaswamy Iyer, N. Gopalaswamy Iyengar, K.M. Munshi, Mohammad Sadaullah, N. Madhavrao replaced B.L. Mittal। पहले B.L. Mittal थे, बाद में N. Madhavrao आए उनकी जगह। और पहले D.P. खेतान थे, उनकी जगह T.T. कृष्णाचारी आए। ठीक है, तो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का देखो, ड्राफ्ट अभी गवर्नमेंट जॉब में आप कब जाओगे या आप ऑलरेडी अगर कर रहे हो तो कोई भी प्रपोजल रखा जाता तो उसके ऊपर लिखा जाता है ड्राफ्ट, कि मतलब ये रफ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो बताइए, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सारा का सारा जो उसको लिखना, कंपाइल करना, वो सारा काम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का था। चलिए, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय डैश इन द रीजन ऑफ मालवा इन 8th सेंचुरी। देखो, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के बारे में क्वेश्चन आपका रेगुलरली पूछा गया है। आप ये देखेंगे, देयर आर सर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया, घुमा फिरा के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ये गुजर प्रतिहार, उस समय पाल एम्पायर था और राष्ट्रकूट। ठीक है, लड़ाई किसको लेकर थी? कन्नौज को लेकर थी। ठीक है जी। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो शुरुआत की गई थी नागभट्ट जी के द्वारा, नागभट्ट पंत के द्वारा 8th सेंचुरी में इन द रीजन ऑफ मालवा। मालवा इज वेस्टर्न मध्य प्रदेश, यू कैन से। सो इट इज वाइडली credited as the founder of Gujar Patihar dynasty in the 8th century who first established the power in the region of Malwa. Okay, first English newspaper in India, Bengal Gazette was started by। बंगाल गेजेट जो है पहली मतलब दफा जो है 1780 में, 1780 में। अब आप देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो ये शुरुआत किसने की? जेम ऑगस्टस हिकी ने शुरुआत करी। तो आंसर हो गया आपका 1। सो जेम ऑगस्टस हिकी लॉन्च द हिकीज बंगाल गेजेट इन 1780, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम देखें न्यूज़पेपर पीरियोडिकल की अगर हम बात करें तो ये है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बंगाल गैजेट फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर, जेम्स ऑगस्टस हिकी। महारत्ता और केसरी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी। सो लाल बाल पाल जो हम बात करते हैं। हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ऐसे याद रख लो, दादा भाई नौरोजी सीन मतलब लाइक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहे जाते थे। तो वो भारत की आवाज थे, जिसको मॉडरेट्स भी मानते थे, एक्सट्रीमिस्ट भी मानते थे, सारे मानते थे, मतलब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सब में थी। सो अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। वंदे मातरम, बिपिन चंद्रपाल। ठीक है जी। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट। द हिंदू,
ठीक है, कस्तूरी रंगा अयंगर, ठीक है, जो कि आज भी है और काफी फेमस है। मूक नायक, ठीक है जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंजाबी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है जी। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। तो ये कुछ आपका है। गांधी जी के नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है। तो ये आपके कुछ न्यूज़पेपर हैं। इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था। ओके, देखो ये न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये एक जरिया था, एक जरिया था जिससे कि आप आम लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे आज के समय पर ये वीडियो है, ये आप सब तक पहुंचने का एक जरिया है। यूट्यूब एक माध्यम है, ऐसे सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी बात को रख सकते हैं। ये वीडियो फ्री में सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ के देख सकता है, ठीक है ना। तो वो जुड़ सकता है हमसे। तो एक माध्यम है जिसमें हम अपनी बात को रख सकते हैं। वैसे न्यूज़पेपर एक माध्यम था, एक लीडर के लिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए मासेस से कनेक्ट करने का, ठीक है। चलिए, एज पर द डैश, द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट assembled together on the commencement of the first parliament session of each year। तो ये है आपका एज पर द आर्टिकल 87 सब क्लॉज 1। अच्छा, लॉजिकली सोचो, देखो आर्टिकल 12 से 35 तो फंडामेंटल राइट्स हैं, 36 से 51 डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, आर्टिकल 51 तक हो गया, 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब 52, ठीक है, 52 से फिर आपका यूनियन शुरू होता है। तो शुरुआत में ही तो नहीं, शुरुआत में तो आप पहले डिफाइन करोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, उसका अपॉइंटमेंट, उसका इंपीचमेंट, उसका टेन्योर, ये सारी चीजें डिफाइन करोगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट पे आओगे, ठीक है। तो शुरुआत, और फिर प्राइम मिनिस्टर को डिफाइन करोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिफाइन करोगे। तो शुरू में ऑफिस को डिफाइन किया गया होगा लॉजिकली। मतलब पेपर में कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आर्टिकल कैसे याद रखें, बड़ा मुश्किल है। लॉजिकली अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन आपकी सीधा सीधा क्रॉस है यहां पर, कि 52 से अगर यूनियन शुरू हो रहा है तो शुरुआत में ये नहीं आ जाएगा कि जी प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे ना कि प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन होंगी। अच्छा, अब बचता है ये दो आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें मतलब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि अच्छा 74 75 प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, फिर पार्लियामेंट के सेशन के बारे में, तो ये जो है आपका आर्टिकल 87 बना गया, ठीक है। तो 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, ठीक है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की बात की गई है 93 सब क्लॉज 1 में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ठीक है। ये साल था 1971 का, 1971, वेरी फेमस। अब 1971 के बाद आप वैसे देखिएगा, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं 1956, उस समय पर स्टेट्स बनी, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1960 में बनी, 1966 में बनी। ये 70s का दौर था जिसमें नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं, और 1970s में ही 75 और 76 में सिक्किम बनता है भारत का पार्ट। तो ये 70s का दौर था जिसमें नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स क्रिएट की गई, ठीक है। फिर आपका 87 में जो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम क्रिएट होता है, ठीक है। फिर आपका 2000 में कुछ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये मेरे को 87 वाला कैसे याद है, एक आपका सिविल सर्विसेज में कैडर है एगमोट कैडर, है ना, एगमोट कैडर, जो पहले यूटी कैडर हुआ करता था, यूनियन टेरिटरीज का। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम भी है। क्यों है जी? क्योंकि 87 में ये तीनों क्या थी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ये यूनियन टेरिटरीज थी, ये इनको स्टेट्स बनाया गया फुल फ्लेश्ड, इसीलिए वो कैडर एगमोट बन गया। सन 2000 में, ठीक है, कुछ से याद रख लेना, ठीक है। सो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तीन स्टेट्स बनी, भाषा के आधार पर नहीं, ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर, ट्राइब्स, हिली एरियाज को ध्यान में रखते हुए। फिर आपका जो है बाद में 2014 में लगभग जो है आपका 13-14 वाला जो टाइम पीरियड था, फिर आपका तेलंगाना बनता है, ठीक है। और फिर 2019 में जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो आपका दो यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 71।
ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट डैश ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। ये कहा भी जाता है ना कि इंडिया इज वेरी स्मॉल ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लगभग 17% पॉपुलेशन दुनिया की भारत में रहती है, विद ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। सिर्फ 2.4% है हम दुनिया के टोटल लैंड एरिया का, क्योंकि एक बड़ी आइडियल सी लोकेशन है, पानी है, टेम्परेचर ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, तो सारे कंडीशंस फुलफिल होती हैं एक कहते हैं ना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। तो ये आंसर हो गया आपका 2.4%। 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, ठीक है, मेकिंग इट द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। और अब पॉपुलेशन वाइज तो हम सबसे बड़ा कंट्री हो चुके हैं दुनिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल फीचर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंसिव गली इरोजन। गली इरोजन क्या है, ठीक है, ये हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में, ज्योग्राफी का जो मैराथन सेशन है उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो रिल्स बनती हैं, ठीक है जी। देखो पानी पानी गया, पानी ने क्या किया, धीरे 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 वर्टिकल कटिंग करनी शुरू करी, ठीक है, वर्टिकल इरोजन करनी शुरू करी। फिर जो रिल्स हैं वो धीरे धीरे बड़ी होके क्या बनती हैं, गलीज बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये आपको कहां पर मिलता है, चंबल बेसिन में, ठीक है, जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है, बैडलैंड टोपोग्राफी। इस तरीके से अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चंबल रिमाइंस, चंबल, मेरे को वो पान सिंह तोमर याद आया था मेरे को जब भी मैं इस पल्ला पढ़ता हूं, ठीक है, वो कहना कि कहता वो क्या, डाकू नहीं साहब, बागी थे, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो बैक वाटर्स ऑफ केरला क्या है आपका, बैक वाटर्स ऑफ केरला आपका लेगून्स हैं बेसिकली, ठीक है जी, पानी, और बहुत फेमस है। एलेपी, कुमारकॉम बड़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। मालदा गैप, ठीक है, बंगाल में। एक तरफ आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से कट गया था। ये कहा जाता है ना, हम पढ़ते हैं कि भाई इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो था वो हिट किया पहले यूरेशियन पार्ट से, तो वो जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू था और शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू वो कट जाता है, तो बीच में गैप बनता है जिसको हम मालदा गैप। धीरे धीरे नदियां उस पर अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं। रण ऑफ कच्छ में जो है लो लाइंग एरिया है, समुद्र का पानी, इसीलिए सॉल्टी, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, गली इरोजन पूछा है, चंबल रिमाइंस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एग्जैक्टली चंबल रिमाइंस नहीं है, चंबल रिमाइंस को तो अगर आप टॉप व्यू देखोगे, मतलब आप दिल्ली से ग्वालियर की तरफ ट्रेन में जाओगे तो आपको देखने को मिलता है, जब लाइक व्हेन यू अप्रोचिंग टुवर्ड्स ग्वालियर। फेमस फॉर इट्स रिवाइंस लैंडफॉर्म्स कॉज्ड बाय एक्सटेंसिव गली इरोजन। Okay, Dash has been appointed as Attorney General of India by President Draupadi Murmu in October 2022. So आंसर है आपका आर वेंकट रमानी, ठीक है जी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सितंबर 2025 में, ठीक है जी, तो आपका आर वेंकट रमानी ही अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है जी। और जब प्रेजेंट गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई थी 2014 में, तब 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल बने थे मुकुल रोहतगी। फिर उसके बाद के वेणुगोपाल बने थे, फिर उसके बाद अब आर वेंकटरमणी बने, ठीक है। और जो जीई वाहनवटी हैं वो जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो अटॉर्नी जनरल रहे। अच्छा, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल यूनियन का पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। दो, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है, उनको मतलब सैलरी नहीं मिलती, केस टू केस बेसिस पे काम मिलता है, और वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, बस ये होता है। और उनके पास पार्लियामेंट के मेंबर की पावर्स प्रिविलेजेस होती हैं विदाउट राइट टू वोट, वोट नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें बता दी है। डैश हैज द लोएस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग जस्ट 17 पर किलोमीटर एज पर द सेंसस 2011, ठीक है जी। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हिली एरिया होगा,
स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, सो दैट इज द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मात्र 17 है। अब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया है, सो प्लीज टेक केयर दैट, take care of that. Which of the following districts has population growth rate less than 10% as per census 2011? जयपुर, हुगली, सूरत, नासिक। तो आंसर है आपका हुगली। ठीक है, तो यहां पर एक हुबली है, एक हुगली है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल हैड अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 10%। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट देखो, किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो तीन चीजों की वजह से होता है। ठीक है, एक होता है आपका बर्थ रेट, डेथ रेट और नेट माइग्रेशन। इमिग्रेशन कितना है, मतलब कितने लोग आ रहे हैं, और एमिग्रेशन। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, एक इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इम मतलब आना, आई एम कमिंग। ठीक है, एमिग्रेशन जो बाहर जा रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हम नेट माइग्रेशन कह देंगे। तो जरूरी नहीं है कि बर्थ रेट और डेथ रेट ही बढ़ रहा है, हो सकता है बहुत लोग वहां से जा रहे हो, प्लायन कर रहे हो, तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो सकता है। ठीक है, चलिए, विच एम्परर अडॉप्टेड द जब्त सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड? शेरशाह, जहांगीर, बैराम खान और या फिर अकबर? देखो, जब्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस अडॉप्ट किसने किया? सबसे पहले शेरशाह ने, पर उसको कहते ना कि इंप्रूव किया अकबर ने। राजा टोडरमल जो कि अकबर के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने इसको इंप्रूव किया। ठीक है, सो सब सिस्टम एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन लैंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इंप्लीमेंटेड बाय शेरशाह। इट एम्ड एट स्टैंडर्डाइजिंग द लैंड मेजरमेंट टैक्सेशन। देखो, इसमें खास पॉइंट क्या था? खास पॉइंट ये था कि सारी जो लैंड है उसको एक तरीके से टैक्स नहीं लगा रहे हो आप ये देख रहे हो, अच्छा, लाइक कैटेगरी ऑफ लैंड, ये कितनी उपजाऊ जमीन है, कितनी रेगुलर इसमें फसल हो रही है, पिछले 10 सालों का एवरेज ले रहे हो, तो लैंड मेजरमेंट को और कितनी वहां पर क्रॉप है उस तरीके से आप पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह, पहला ऊपर वाला लाइन थोड़ा सा कट गया, कोई नहीं। सिस्टम वाज डिफाइंड एंड इंप्लीमेंटेड ऑन लार्ज स्केल बाय सक्सेसर अकबर अंडर हिज फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। लैंड वाज मेजर्ड टू डिटरमिन इट्स प्रोडक्टिविटी, कल्टिवेबल लैंड वर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, और रेवेन्यू असेसमेंट वाज फिक्स्ड इन कैश नोन एज दस्तारुल अमल, और कैश पेमेंट कलेक्टेड इन रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, कौन से बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, सरकारी बैंक जिनको हम आम भाषा में कह देते हैं? सो कैनरा बैंक है जी। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और अगर कैनरा बैंक है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक और आरबीएल जो बैंक है वो क्या है? वो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, तो ये जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं, जनरली अगर आप उनसे पूछोगे, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है, कोई दोस्त है या उसका कोई फ्रेंड है, पूछे कहाँ काम करता है, सीबीआई में काम करते हैं। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो सीबीआई, ठीक कह रहे हो, सीबीआई में कहाँ पोस्टेड हो गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस ब्रांच में पोस्टेड है। ठीक है, एनीवेज, तो ये आंसर क्या हो गया आपका? ए बी सी। ओके, चलिए, द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स and expenditure of the government of India is presented in parliament every year as per dash of the Indian constitution। ठीक है, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है, बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया, मेंशन नहीं है बजट। ठीक है, सो इट इज द वर्ड एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। So it is the article 112 of the Indian Constitution। 110 जो आर्टिकल है वो मनी बिल को डिफाइन करता है। 123 बहुत फेमस, हाँ जी, 123 किससे रिलेटेड है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। ठीक है, और 121, ठीक है, और ग्रांट स्पेशल पावर्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। देखो 123 और 213, ठीक है, तो ये बड़ा सिमिलर सा है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। और डील्स ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट एज पर स्पीच। ठीक है, तो आर्टिकल 112 जो है वो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। ठीक है जी, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसके 12 के 12 शेड्यूल की एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा।
ठीक है। सो टी से हो गया आपका टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटरीज। ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स एंड ठीक है, इमोल्यूमेंट्स। ए से हो गया अफर्मेशन एंड ओथ। आर से हो गया राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में अपर हाउस में किस किस स्टेट के कितने मेंबर्स होंगे। एस से हो गया शेड्यूल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एरियाज। और ओ से हो गया अदर शेड्यूल एरियाज। एफ से हो गया फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कि किसका कितना है। फेडरेशन, बेसिकली फेडरेशन को आप कह सकते हैं इसको कि देखो फेडरल जब हम कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फेडरेशन विद यूनिटरी फीचर या क्वासी फेडरल। फेडरल का मतलब क्या है कि जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो पार्लियामेंट के पास, यूनियन के पास यूनियन लिस्ट में कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। अगर कोई कंफ्लिक्ट आएगा तो यूनियन वाला लॉ सुपरसीड करेगा। स्टेट लिस्ट में कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो इतना बहुत है, नहीं तो फिर पूरा पॉलिटी का सेशन हो जाएगा। ओके, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी, फिर एक ऐड हुई मणिपुरी, फिर नेपाल, फिर आपका नमक है ना, सेंधा नमक, सिंधी, सॉरी सिंधी ऐड हुई, फिर आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ऐड हुई, फिर आपका जो है 4 लैंग्वेजेस बोर्ड मास, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐड हुई, ठीक है। देन आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, डी हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10th शेड्यूल। पी हो गया पंचायत और एम हो गया म्युनिसिपैलिटीज, 11th और 12th शेड्यूल, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये हो गया आपका 7th शेड्यूल, ठीक है जी। 3rd शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। Which of the following has been recognized by the Supreme Court of India as a fundamental right, which is explicitly not given as fundamental right in the Constitution of India? देखो constitutional remedies है, Article 32, right of religion, culture, educational rights, तो right of religion 25 to 28, cultural and educational rights 29, 30, ठीक है, right against exploitation 23, 24, right to privacy is a implied fundamental right under Article 21 of the Constitution, right to life, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, बट ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है राइट टू प्राइवेसी। ये आपका कब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंप्लाइड फंडा, इंप्लाइड होता है मतलब जो लिखा नहीं गया है, ठीक है, सॉरी मतलब एक्सप्लिसिट है जो स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया, इंप्लाइड है जो सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन में वो कहा है, सॉरी। तो राइट टू प्राइवेसी जो है पुट्टा स्वामी जजमेंट, वेरी फेमस पुट्टा स्वामी जजमेंट, ठीक है, उसमें जो है राइट टू प्राइवेसी, ये सीधा सीधा अपने आप में क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। आंसर हो गया आपका राइट टू प्राइवेसी। ओके, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 21-22, एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स द सर्विस सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड नियरली डैश ऑफ इंडियाज दिस जीडीपी, ठीक है, कितनी परसेंट ऑफ जीडीपी है, तो वो सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करें 1991 के बाद, तो सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर, सबसे ज्यादा कह लो कि जो पुश मिला है वो किस सेक्टर को मिला है, वो आपका सर्विसेज सेक्टर को मिला है, सो दैट इज 53%, ठीक है जी। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली दिस मच, ठीक है। तो ये आपका लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है। ओके, हु फाउंडेड आर्या वुमेन सोसाइटी या आर्या महिला समाज एट पुणे इन 1882? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई सरस्वती, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख। सो आंसर इज पंडिता रमाबाई सरस्वती, ठीक है जी, सोशल रिफॉर्मर, एडवोकेट फॉर वुमेन एजुकेशन, फाउंडेड द आर्या महिला समाज इन पुणे। द वेरी मतलब सीधा सीधा क्लियर है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन थी, मकसद था एजुकेशन को लेकर, विडोरी मैरिज को लेकर, बहुत सारे इसमें काम जो है किए गए। रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ आरआरबी एक्ट 1976, 80, 74, 78। तो ये 76 जब इमरजेंसी चल रही थी तब का ये लाया गया था। कहीं ना कहीं वो गरीबी हटाओ और रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक्स खोले जाएंगे, ग्रामीण लोगों के लिए बैंक्स खोले जाएंगे, दैट वाज द आइडिया। Enacted for setting up RRBs to provide credit and banking services in rural areas. Other years do not correspond to that enactment of RRB Act. Which of the following is a constitutional body of the government of India?
सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। लोकपाल एंड लोकायुक्त वो भी आपकी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक है, तो लोकपाल स्टैट्यूटरी बॉडी है, लोकपाल एक्ट आया था। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि संविधान में इसके बारे में मेंशन है, सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, यूपीएससी, आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following state has literacy rate less than 80% as per the census 2011 census 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, किस राज्य में जो है लिटरेसी रेट 80% से यहां पर जो है कम था? तो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, सो लाइक अराउंड 67% के लगभग। बाकी स्टेट्स में देखो गोवा और हिमाचल प्रदेश तो काफी अच्छा करते हैं। ठीक है, त्रिपुरा में भी जो है लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें सबसे पीछे था इन 4 स्टेट्स में। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन आईबी एसीआईओ का बैच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, इसके अलावा सीडीएस और सीएपी पीएफ के बैचेस भी लाइव हैं। That's all from my side. I hope the video serves a purpose. आपको ये 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मिले और एक एनालिसिस भी मिला होगा, और उसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर की है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।